नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस क्लास में हम रीट 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व कर रहे थे। उसमें हमने कुछ 4 से 5 या 6 क्वेश्चन किए थे। तो आज ये हम सेकंड क्लास ले रहे हैं। इसमें हम आज का पेपर पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो रीट 2012 प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि एक हमें ये भागफल ये दिया गया था हमें कि इसमें इसको भाग दीजिए कि भाग देने पर प्राप्त गुणनफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे हम 625 में 5 का भाग देते हैं, उसी प्रकार से ये भाग देना है हमें। बस इतना ही है कि बीजीय व्यंजकों में है कि y प्लस इसमें 27x³ प्लस 27x² प्लस 9xy² प्लस y³ में y प्लस 3x का भाग देना है। तो ये भाग किस प्रकार दिया जाता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले टर्म कौन सी है, सबसे पहले पद कौन सा है, 27 और x³ और यहाँ पर x वाला टर्म ये 3x है। तो हमें किसी भी ऐसी संख्या से या ऐसे इस बीजीय व्यंजक से गुणा करना है कि 27x³ बन जाए, ताकि हम इसमें से ये लेस करें तो कट कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 3 है, ये 27 है, तो किससे गुणा करें, 9 3 27 यानी कि 9, और ये x है, ये x³ है, तो यानी x² से गुणा करेंगे तो x की पावर 2 और x की पावर 1 गुणा होकर x की पावर 3 हो जाएगी। तो यानी कि 9x² से गुणा करेंगे तो ये जो टर्म है ये सेम हो जाएगी बिल्कुल, ताकि उससे हम कैंसिल आउट कर सके। तो देखते हैं हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये देखो 9 3 27 और x² से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ और प्लस में और क्या हमारे पास y भी है, तो इसका मल्टीप्लाई y से भी होगा 9x² इंटू y, तो 9x² इंटू y। तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं उसके बाद उसमें माइनस करते हैं। ये हम वैसे गौर नहीं करते लेकिन अपने नॉर्मली भाग देते हैं, उसमें भी माइनस करते हैं। जैसे कि ये 5 एकम 5 लिखा तो हमेशा 6 में से 5 को लेस करते हैं, 6 में 5 गया 1, तो अगली संख्या लिखते हैं हम 2 उसके बाद में। तो ये वही बात इसमें है, यदि यहाँ प्लस लिखा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। तो देखते हैं 27x³ और 27x³ सेम है, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। ये 27x³ में से 27x³ गया तो 0 हो गया। नेक्स्ट है 27 में से 9 गया, 27x² में से 9x² गया। ये देखो ये सेम है x²y, इसलिए इसको जोड़ या घटा सकते हैं अपने। अगर आपको ये बीजीय व्यंजक टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं है, x² क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप हमारी शुरू की क्लास देख सकते हैं, उसमें बीजीय व्यंजकों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट है 27 में से 9 गया, 27 में से 9 गया तो 18x²y और नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे यहाँ पर प्लस 9xy²। अब देखिए आगे हमारे पास दिया हुआ है कि y प्लस 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म्स बन जाए x²y और xy²। तो इसके बाद में नेक्स्ट हम इसको यदि xy से गुणा करते हैं, इसको xy से गुणा करें तो क्या बनता है, x²y बन जाएगा। x²y है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है, तो मतलब 3 6 18 6 से, तो मतलब कि पहले 6 से और xy में बीजीय व्यंजकों में हम चर में xy का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 3 6 18 और x का x से मल्टीप्लाई करें x² और बाकी कुछ नहीं, तो बाकी y बचा तो y एकम y। तो यानी सेम टर्म बन रही है। हमें हमारा जो गोल है, मेन उद्देश्य है वो पहली टर्म को सेम करना है, ताकि वो से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे हमने ये कैंसिल आउट की थी वैसे ये नेक्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो ये 3x आप लिखना चाहें इसको ऐसे y प्लस 3x लिख लो, चाहे 3x प्लस y लिख लो, एक ही बात है। तो यदि आप इसको 3x प्लस y लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैं 3x प्लस y है, इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर x²y है, यहाँ सिर्फ x है, तो यहाँ पर मैं xy का गुणा कर दूंगा तो x² बन जाएगा, तो वही xy का गुणा किया है। और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 18 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6xy को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 18 और x² और y, 18x² और y प्लस में y का गुणा करेंगे तो 6 का तो 6 ही आ जाएगा, और x का x क्या जाएगा, y² हो जाएगा, xy²। तो यही यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म सेम है दोनों, 18x² और y, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 9 में से 6 गया, अब ये साइन एप्लीकेबल हो, जैसे इसमें ये साइन एप्लीकेबल था, 27 में से 9 गया 18, अब 9 में से 6 गया 3xy² और प्लस y³। तो अब देखते हैं इसको सेम ये बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी है, यहाँ y² भी है,
तो कहना मतलब वाई स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बन जाएगा। तो मैं आगे प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, और प्लस में आगे प्लस ऐसे, तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब। तो देखिए ये प्लस और माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस हो गया, और 3x स्क्वायर वाई से प्लस माइनस सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी देखिए वाई क्यूब प्लस का और वाई क्यूब माइनस का ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि शेषफल कुछ नहीं प्राप्त हो, या जीरो भी कह सकते हैं। तो यही आता है कि भाग देने पर प्राप्त गुणनफल तो ये रहा, ये गुणनफल हो गया प्राप्त, कि ये गुणनफल प्राप्त होता है नो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होगा गुणनफल। और शेषफल क्या हो गया? जीरो, शेषफल हो गया जीरो, और गुणनफल ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह के आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको समझ आएंगे। और इससे पहले आपको ये एक्स स्क्वायर का एक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर में एक्स जोड़ने पर क्या आता है। तो इन सब को क्लियर करने के लिए आप हमारी शुरू की क्लासेस देख सकते हैं। शुरू की क्लास में हमने अच्छे से इसको बीजेएमजी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो जरूर देखिएगा। तो आप ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो ही आपको समझ आएंगे, क्योंकि ये तो मैंने अभी अपने दिमाग से किया, आपका दिमाग इतना भी इसमें एक्टिव नहीं हुआ। जब आप 3-4 क्वेश्चन खुद करोगे तो आपका दिमाग एक्टिव होगा, तो अपने आप ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो अभी तो एक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था रीड 2012 के प्रीवियस ईयर पेपर में, एक कक्षा में 54 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स 54 हैं, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या, यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे छात्रों की संख्या पूछी गई है और हमें कंडीशन दी गई है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स है ना, वो नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट्स के 4/5 गुने हैं। ठीक है, 4/5 मल्टीपल है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या है छात्रों की संख्या। तो इस क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि हमें दिया गया छात्राओं की संख्या, यानी कि जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है ना, छात्राओं की संख्या जो है, कंडीशन दी गई छात्राओं की संख्या मतलब बराबर उसको छात्रों की संख्या यानी कि बॉय स्टूडेंट। ठीक है, की का मतलब आपको पहले बताया था, की का मतलब होता है गुणा, की 4/5 गुणी है, तो 4/5। जैसे कि शुरू की क्लास में हमने जब देखा था कि समीकरण वगैरह टॉपिक हमने यूज सोल्व किए थे या एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें भी आपको बताया था, या प्रतिशत टॉपिक किया था हमने कि 500 का 50%, तो का या के का या की का मतलब होता है गुणा, तो वही किया मैंने यहाँ पर। छात्रों की संख्या यानी बॉय स्टूडेंट्स, और की का मतलब गुणा, और 4/5। छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है, तो सोल्व करते हैं इसे। वज्र गुणा करके जो बॉय स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर डिवाइड में ले आऊंगा, तो गर्ल स्टूडेंट्स अपॉन बॉय स्टूडेंट इज इक्वल टू 4/5। तो अब इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन हमें पता है कि जो गर्ल स्टूडेंट है ना वो या तो मतलब 4 के मल्टीपल होंगी, और जो बॉय स्टूडेंट्स है ना वो 5 के मल्टीपल होंगे। तो 4, और हमें क्या दिया गया, कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी दिए गए हैं। यदि गर्ल स्टूडेंट 4 के मल्टीपल है और बॉय स्टूडेंट 5 के कुछ मल्टीपल है, तो 4 और 5 9 गए, यानी कि 9 का मल्टीपल ये है 54। तो अब हमें पता लग जाए कि किससे मल्टीपल करने पर आता है, क्योंकि हमें रेशियो के अंदर दिया है, जिससे रेशियो निकलेगा गर्ल स्टूडेंट्स रेशियो बॉय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4:5। रेशियो में हमें पता है कि इसका 4 और 5 है, और कुल हमें पता है। तो हमने रेशियो टॉपिक भी किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था कि यदि जैसे 4 और 5 है तो मैं इसको 4x और 5x लिख सकता हूँ, और हमें कुल विद्यार्थी दिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो 4x और 5x यानी 9x, 4x और प्लस 5x बराबर कितना दिया हमें, 54 विद्यार्थी दिए गए हैं, और 4x प्लस 5x यानी कि 9x बराबर 54। तो x बराबर 9 6 54, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो यानी कि जो ये 4 है ना वो 6 का मल्टीपल है, और 5 जो 6 का मल्टीपल है, यानी कि 4 6 24 और 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 5 30। तो हमसे क्या पूछा गया था, छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या यानी कि बॉय स्टूडेंट्स कितने हैं, ये बाद में रेशियो, तो मतलब बाद वाला क्या है 30। तो ये 30 आंसर होगा ऑप्शन में बी, ऑप्शन जो हमारा वो सही है, यानी कि 30। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या में 54 दी गई है, और यदि छात्राओं की जो संख्या है वो
वो छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी है। तो सोल्व आउट करते हैं इसको। जो ये बॉय स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीपल में है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, क्योंकि वज्र गुना क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पर, और बराबर 4/5 ये एज इट इज है। और यदि गर्ल्स स्टूडेंट्स जो है वो 4 है तो बॉय स्टूडेंट्स 5 है, यानी इसका रेशियो दिया हुआ है 4:4:5। तो अपने रेशियोज कैसे लिख सकते हैं कि ये 4x/5x। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं, तो 4x और 5x 9x की वैल्यू जो है ना वो 54 के बराबर है। हमने प्रतिशत में भी ये बात देखी थी, यदि कुछ प्रतिशत दिया हो और एग्जैक्ट वैल्यू दी हो तो हम उसको बराबर रख देते हैं। और हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी देखा था कि हमें रेशियोज में कोई वैल्यू दी गई हो, कुल वैल्यू टोटल वैल्यू दी गई हो तो हम इसको इक्वल रख देते हैं, उससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तो x की वैल्यू यहाँ 6 प्राप्त हुई। तो अब इस x की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, तो 6 चौका 24 और 6 पंजा 30, और आप इसको देख सकते हैं टोटल ये देखिए 30 और 24 को यदि ऐड करते हैं तो 54 ही आता है। तो आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो अपने से पूछा गया छात्रों की संख्या, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स जो है ना उनकी संख्या पूछी गई है, तो वो बाद में यानी कि ये 30 होगा, वो 5 रेशियो है जैसे, तो ये 30 आंसर हो गया। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर था, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है तो मैं थोड़ा कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सत्य नहीं है मतलब कि सत्य है या नहीं है, किस तरह से ज्ञात करना है। तो सत्य नहीं है का मतलब असत्य कौन सा है इनमें से। तो संख्या 25, हमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखना है कि सत्य है या नहीं है। संख्या जो 25 है वो पूर्ण वर्ग संख्या यानी स्क्वायर रूट है, तो 25 जो है वो स्क्वायर रूट ही है। जैसे 5 की स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, तो दोनों का रूट करेंगे तो 5 की स्क्वायर और ऊपर रूट इज इक्वल टू 25 की रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि 5 बराबर रूट 25। तो यही हमसे पूछा गया है कि क्या संख्या जो 25 है वो एक पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर रूट संख्या है। हाँ जी है, 5 आ रहा है ना इसका आंसर। तो यानी कि संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये कथन सत्य है। लेकिन हमसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, नहीं है, तो ये कथन सत्य है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है संख्या 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो संख्या जो 38 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि 5 की स्क्वायर 25 है, वैसे 6 की स्क्वायर 36 होता है और 7 की स्क्वायर 49, 7 तो 49 और 36। तो देखिए 36 के बाद सीधा 49 आ रहा है, 38 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये 38 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बात ये भी सही है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हमें किसी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको अपना रटना नहीं है, नहीं याद करना है, इसको अप्लाई करके देखते हैं। विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा भाग न जाए, और सम संख्या वह होती है जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। तो पहले विषम संख्या के लिए कथन देखते हैं। विषम संख्या के वर्ग को क्या दिया, विषम संख्या के वर्ग को कोई भी विषम संख्या ले लो, यानी कि 3 है, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग होता है 9, 3 3 9, तो 3 की स्क्वायर होगी 9। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को 2 क्रमागत मतलब कि एक के जस्ट बाद दूसरा आना चाहिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए जो 9 है ना, इसको अपने लिख सकते हैं 4 + 5, क्योंकि 4 + 5 9 होता है। तो देखिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें। विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या 3, उसका वर्ग 9 आ गया। जो वर्ग आया ना वो 2 क्रमागत, अब ये क्रमागत है, एक के बाद दूसरी आ रही है, और धनात्मक भी है दोनों और पूर्णांक भी है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग भी कर रहे हैं हम, योग के रूप में। ये देखिए योग भी कर रहे हैं, योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, 5 की स्क्वायर ले लीजिए, 5 की स्क्वायर यानी 25, तो अपने इसको लिख सकते हैं 12 + 13, 12 + 13 25 होता है। तो देखिए ये भी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो आप कोई भी विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे, किसी भी विषम संख्या का वर्ग करोगे तो वो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में अपने व्यक्त सदैव कर सकते हैं, इसलिए ये भी सही है। तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी सम संख्या के वर्ग को
दो धनात्मक पूर्णांकों के रूप में व्यक्त करें तो सदैव कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो देखिए कि कोई भी सम संख्या लेते हैं, यानी कि 2 ले लेते हैं, 2 के स्क्वायर की, तो 2 के स्क्वायर 4 आ गई। तो क्या इससे 2 क्रमागत जैसे कि या तो 1 + 3 4 होते हैं, लेकिन ये क्रमागत नहीं है। 2 + 2 4 होता है तो ये भी क्रमागत नहीं है, और 3 + 1 भी 4 होता है तो ये भी क्रमागत नहीं है। तो देखिए कि किसी सम संख्या के वर्ग को, कोई सम संख्या उसके वर्ग को 2 धनात्मक पूर्णांकों के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं? तो देखिए नहीं कर सकते। तो ये 3 ऑप्शन सही थे, ये 3 ऑप्शन सही थे। और हमसे पूछा है सत्य नहीं है, कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है? तो यानी कि डी ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है। सम संख्या के वर्ग को 2 धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में हमको भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत, ये सही नहीं था। तो हमसे यही पूछा कि सही कौन सा नहीं है, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। गलती रह जाती है, ऐसा क्वेश्चन होता है, सत्य नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पर टिक करें और किस पर नहीं। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, ये तो एक्सप्लेनेशन होगी कि ये लाइन बिल्कुल सही है, ये भी लाइन सही है और ये भी लाइन सही है। इस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया गया अच्छे से, और इसको भी एक्सप्लेन कर दिया, ये लाइन सही नहीं है, क्योंकि अपने इसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो हमसे पूछा कि सत्य नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आएगा, वो क्वेश्चन, ये डी ऑप्शन सत्य नहीं है। नोट कर लीजिए आप इसे। तो अपने रीड 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो इस जो रीड 2012 पेपर जो हुआ था, इसमें ज़्यादातर फॉर्मूले ही पूछे गए थे कि अब इसमें ये क्वेश्चन भी फॉर्मूलों से रिलेटेड ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ये क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी जस्ट ही खत्म किया है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और इस जो रीड 2012 पेपर हुआ था, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूलों से ही पूछे गए थे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा कि समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा गया था, ये बेलन के क्षेत्रफल और बेलन के आयतन का फॉर्मूला पूछा गया था। वही इसमें है कि छूट और लाभ आने कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, असत्य कौन सा है इनमें से, तो देखना है। तो आपको पहले भी कहा था, रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। ये टॉपिक बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जैसे एज ए बिजनेसमैन कि कब लाभ होता है, कब हानि होती है, और कब हम किस पर छूट कैसे दी जाती है। तो देखते हैं हम ये कि हमें यदि छूट ज्ञात करनी है कि हमें किसी ने कितनी छूट दी है, तो छूट रुपए में कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु पर रुपए लिखे होते हैं, एमआरपी प्राइस कुछ लिखा होता है, जैसे कुछ भी एमआरपी लिखा हो, तो उस एमआरपी में से यदि जिस वस्तु को उसने व्यापारी ने बेचा है उसको लेस कर देंगे तो हमारे पास छूट मिल जाएगी हमें, कि पता लग जाएगा हमें कितनी छूट दी गई। जैसे कोई वस्तु का एमआरपी रेट 500 रुपये था और वो उसको 400 रुपये बेच रहा है, तो हमें रुपया पता लग रहा है एग्जैक्टली कि हमें उसने 100 रुपये की छूट दी है। तो वही बात है, फॉर्मूला लिखा हुआ कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस एमआरपी और माइनस सेलिंग प्राइस एसपी। तो ये क्लियर वैसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा याद नहीं करना कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं, कि कोई वस्तु पर जितना मार्क प्राइस होता है और जो वस्तु उसको व्यापारी बेचता है तो उनका जो डिफरेंस है ना वही छूट होती है। नेक्स्ट है कि छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो भी लाभ होता है, ये देख लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है और हमने वो कितने रुपए में खरीदी थी। यानी कि हमने कोई किसी वस्तु को 200 रुपये खरीदा था और उसको 400 रुपये में बेच दिया, 200 रुपये खरीदा था और 400 रुपये बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लाभ ही होगा कि वस्तु खरीदी तो कम में थी और ज़्यादा में बेच दी। और लाभ ज्ञात करने के लिए ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी पता लगेगा कितने का लाभ हुआ है, यानी कि 400 में से 200 घटाएंगे तो भी हमें पता लगेगा ना। तो वही बात है कि लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है, लेकिन यहाँ ये छूट दिया हुआ है, तो यानी कि ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन गलत है। यही पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन असत्य है। और नेक्स्ट देखते हैं, अभी एक्सप्लेन कर ही दिया कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि वस्तु को ज़्यादा रुपये में बेचेगा और हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ हो जाएगा। और यदि किसी वस्तु को हमने ज़्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी कि ज़्यादा मूल्य कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था लेकिन एसपी जो है वो कम था, तो हमें लॉस होगा, हानि होगी। तो बस यही है, फॉर्मूले पूछे गए थे। और यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये प्रोपोर्शन टॉपिक से लिया गया है, यानी कि समानुपात। समानुपात का मतलब है कि जब दो अनुपात होते हैं ना, जैसे कि 2 अनुपात है वो समान होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। तो यदि A अनुपात B समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह होता है 4 डॉट, और C समानुपात D, C अनुपात D, तो संख्याएं
ए सी डी वित्ततानुपात में होती हैं यदि, और ये 4 कंडीशन दी गई हैं कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, सत्य है, सही है। तो ए बी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी जो है, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो इसका मतलब तो है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, ठीक है। तो a इंटू डी और बराबर अंतः पदों का गुणनफल b इंटू सी। तो एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास, और दूसरी कंडीशन देखते हैं। ऑप्शन ए पहला दिया गया, इस ऑप्शन में नहीं है ये तो सेकंड देखते हैं हम, ये वित्ततानुपात क्या चीज़ होती है। वित्ततानुपात का मतलब है जो बीजगणित संख्या है ना, ये डबल हो जाएंगी, 2 बार लिखी जाएंगी। जैसे a अनुपात सी और समानुपात सी अनुपात डी, ये जो बीच में जो संख्या है जो इसको वित्ततानुपात बोलते हैं। जैसे कि वित्ततानुपात जब होता है जब a अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी, इस c को बीच वाली संख्या को 2 बार लिखा जाता है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो बाह्य पदों का गुणनफल AD और बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर c स्क्वायर। तो एक ये कंडीशन प्राप्त होगी और ये कंडीशन प्राप्त होगी। इन दोनों कंडीशनों को सोल्व करते हैं, तो यहाँ तो दिया है AD बराबर BC और यहाँ दिया है AD बराबर C स्क्वायर। तो इस जो AD की वैल्यू है ना, इस AD वैल्यू BC जो है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा BC इज इक्वल टू C स्क्वायर। AD बराबर BC और AD बराबर C स्क्वायर। यदि AD BC के बराबर है और AD C स्क्वायर के बराबर है, तो obvious सी बात है कि BC भी C स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो जो C यहाँ पर गुणा में है वो भाग में चला जाए, वो गुणा कर देते हैं। तो B बराबर C स्क्वायर अपॉन C, तो एक C से ये एक C कैंसिल हो गया, तो B बराबर C, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन हमारा 3rd नंबर ऑप्शन जो है B बराबर C, यही हमारा आंसर है। तो हमने समानुपात टॉपिक अच्छे से किया हुआ है, वित्ततानुपात, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये सब हमने कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं। तो आप हमारी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर समानुपात टॉपिक को एक बार रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पर उसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसको सोल्व किया, बाह्य पदों गुणनफल बराबर आंतरिक पदों गुणनफल, और यदि वित्ततानुपात दे रखा तो बीच वाले C का C डबल हो जाएगा, C 2 बार लिखा जाएगा, तो C यहाँ पर भी और C यहाँ पर भी। तो बाह्य पदों गुणनफल AD और आंतरिक पदों गुणनफल यानी C इंटू C स्क्वायर। AD बराबर BC के और AD बराबर C स्क्वायर के है, तो मतलब BC भी बराबर C स्क्वायर के होगा। तो इसको सोल्व आउट किया यानी C से C कैंसिल होगा, तो B बराबर C, यही हमारा ऑप्शन था। 3rd ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 210 रुपये को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन रुपए में क्रमशः होंगे, मतलब क्रमशः पूछे गए हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, आपको 147, 63 और 63, 147 देखिए अपोजिट करके लिखे हुए हैं। तो क्रमशः का वर्ड को थोड़ा ध्यान रखें कि पहले राम का जो प्राप्त धन है और उसके बाद में श्याम का धन का आंसर होगा हमारा। और ये जो क्वेश्चन है वो अनुपात टॉपिक से है, रेशियो टॉपिक से है, और हमने अपनी क्लास में रेशियो टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर अनुपात टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर को करने का एक और भी बेनिफिट ये है कि सारे टॉपिक इन ब्रीफ हमारे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन, सभी टॉपिक ओवरऑल एक बार इन ब्रीफ हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें राम और श्याम का अनुपात दिया गया 7:3। मैं राम को R अनुपात श्याम को S से लिख रहा हूँ। तो 7:3 यानी राम और श्याम का जो अनुपात है वो 7:3 है। तो हमें कुल रुपए दिए गए 210 रुपये को राम और श्याम दोनों में बांटने हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, 7:3 है तो अनुपात का मतलब होता है किसी भी ऐसी संख्या से गुणा करना कि दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा करना पड़ेगा। इसमें कंडीशन होती है, यदि यहाँ पर आप 2 से गुणा करते हो तो आपको यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ 2 का भाग देते हो तो यहाँ भी 2 का भाग देना पड़ेगा। तो अपने को भी नहीं पता कि किसका गुणा करना है, किसका भाग देना है। तो मैं एक बार x मान रहा हूँ, और अभी मैंने आपको बताया जिसका यहाँ पर गुणा करेंगे सेम उसी का यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी x का गुणा कर दिया, तो ये 7x और 3x हो गया। यानी राम का जो धन है ना वो हो गया 7x और श्याम का धन हो गया वो 3x। अब हमें पता है कि कुल धन 210 रुपये है, तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे कुल धन, यानी कि राम प्लस श्याम का जो धन है ना वो 7x प्लस 3x हो जाएगा, 7x प्लस 3x। और वो जो कुल धन है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया अमाउंट में 210 रुपये के बराबर है। तो
रेशियो और परसेंटेज स्टॉपिंग यही करते हैं कि परसेंटेज को जो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है उसके इक्वल रखते हैं। वही रेशियो में है कि रेशियो में हमें जो दे दिया जाए उसको इक्वल रख देते हैं। यदि हमें कहते हैं कि भाई राम का धन तो इतना है तो हम 7x के बराबर रखते हैं। यदि हमें कहते हैं शाम का धन उतना है तो हम 3x के बराबर रखते हैं। अब हमें दिया दो कुल ही दिया हुआ है धन, जैसे कुल दिया हुआ है 210 रुपये कुल धन है दोनों का, तो हमने इसके कुल के बराबर रखा है। तो 7 और 3 10 यानी कि 10x, तो 10x बराबर 210। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 21 रुपये, x की वैल्यू 21 आती है हमारे पास। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन रुपए में क्रमशः होंगे। दोनों के धन ज्ञात करने हमें और रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः ज्ञात करने हैं। तो पहले राम का धन, राम का धन कितना माना हमने 7x माना है और x की वैल्यू 21 है, तो 21 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 × 7 तो 147 रुपये ये हो गए राम के, और शाम के हो गए 3x यानी कि 321 × 3 यानी कि 3x, x की वैल्यू 21 है तो 21 का मल्टीप्लाई किया 3 से, 21 दिया 63 रुपये। तो यानी राम का जो धन है वो 47 रुपये और शाम का जो धन है वो 63 रुपये। और आप योग करके भी देख सकते हैं आपको 210 रुपये ही प्राप्त होंगे, ये चेक भी हो गया। तो हमसे पूछा गया राम और शाम का जो क्रमशः धन है वो बताइए। तो राम का 147 और शाम का 63। तो यही ऑप्शन है। ऐसा ना हो कि कहीं आप 63 147 इसको कर दें, क्योंकि क्रमशः दिया गया है। तो पहले राम का धन और फिर शाम का धन, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चक्रवृद्धि ब्याज से। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है। 4 दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा बराबर नहीं है। जैसे पहली एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट से कौन सा बराबर, यदि इससे भी निकाले तो भी बराबर आता है नहीं आता, इससे निकाले तो बराबर आता है नहीं आता, इससे निकाले तो बराबर आता है नहीं आता, या इससे निकाले तो बराबर आता है नहीं आता। तो यानी कि 3 तो बराबर आएंगे, इनमें से कोई 3 स्टेटमेंट तो इस स्टेटमेंट के इक्वल हो जाएगी, लेकिन एक जो स्टेटमेंट होगी वो इक्वल नहीं होगी। तो हमसे यही पूछा कि बराबर नहीं है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इस 2012 में जो पेपर क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सारे कंसेप्ट बेस्ड और एक क्वेश्चन में पूरे टॉपिक को ले लिया जाता था। तो अब ये क्वेश्चन भी है ना, तो इस क्वेश्चन के थ्रू भी आप चक्रवृद्धि ब्याज को पूरा टॉपिक समझ सकते हो इस एक क्वेश्चन में। जैसे कि हमने पिछली क्लास में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता एक क्वेश्चन किया था, लेकिन हमने पूरा टॉपिक समझ लिया था। तो वही बात इसमें है कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन टॉपिक पूरा ही ले लिया इसमें। अब इस 6 महीने का मतलब पढ़ते हैं ना, अर्धवार्षिक या 6 माह पढ़ लेते हैं, वही है 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने। इनमें क्या कुछ कंडीशन होती है वो इस टॉपिक में देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले सबसे पहले नॉर्मली हम सूत्र देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे आपको बता रहा हूं मैं। तो अमाउंट या मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है बाय 100 और ऊपर टाइम। तो ये अमाउंट आती है, ठीक है। और यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है तो P1 प्लस RT, P मतलब प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T मतलब टाइम, कितने समय के लिए। तो जब हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक करेंगे तो उसको अच्छे से पूरा डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये क्वेश्चन आया हमारे पास एक। तो एक बार आपको मैंने ये फॉर्मूला तो इसका बता दिए हैं, यानी A मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन, और मिश्र मतलब मिश्रित धन। मिश्रित धन का मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज, उसको मिश्र धन कहा जाता है। तो ये तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों ही आ गए, लेकिन अपने को ब्याज चाहिए तो अपने मूलधन घटा देंगे तो सिर्फ हमें ब्याज मिल जाएगा। तो ये ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट इक्वल स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, हमें सिर्फ वही देखनी है। तो चलिए देखते हैं। ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है हमें एक 48,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से वार्षिक हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना नहीं, हमसे आंसर नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स पूछी गई है। तो देखिए 48,000 रुपये, 48,000 ये सब सेम है, कोई बात नहीं है, एज इट इज रहने दीजिए। अब इसमें देखिए 6 महीने अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो टाइम होता है ना उसको डबल कर देते हैं, टाइम को डबल कर देते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना उसको आधी कर देते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। जो
टाइम होता है उसको डबल कर देते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसको आधी कर देते हैं। तो देखिए यदि ये 1.5 वर्ष है यानी 1.5 ईयर है, इसको आप अगर डबल करोगे तो ये 3 वर्ष हो जाएगी। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी गई हमें, यदि इसको आप हाफ करोगे तो ये 5% हो जाएगी। तो देख लीजिए 48,000 रुपये पर, और ये हो जाएगी 3 वर्ष और ये हो जाएगा 5%। तो 48,000 3 वर्ष और 5% इक्वल आ गया ना दोनों स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट बराबर है। हमसे पूछेगा कौन बराबर नहीं है तो वो हमें बतानी है। तो ये स्टेटमेंट तो इक्वल है। और मेन बात देखने की इसमें ये है कि 6 मई के लिए क्या कंडीशन होती है कि समय को दोगुना कर दिया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। 48,000 रुपये सेम है, ठीक है, इस चीज रहने दीजिए। अब इसमें 4 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब का मतलब है जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं साल में, तो 4-4 महीनों के अगर ग्रुप बनाए जाए तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे। जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एक ग्रुप, मई जून जुलाई अगस्त दूसरा ग्रुप, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा ग्रुप, यानी 3 ग्रुप बने ना। तो बस वही बात है कि यदि 4 महीने के हिसाब से देखते हैं तो 3-3 महीनों के ग्रुप बनते हैं, यानी कि जो समय है ना उसको 3 गुना कर देंगे और जो दर है ना उसका तीसरा हिस्सा कर देंगे, यानी 3 से भाग दे दें दर को। तो देखिए 48,000 रुपये अमाउंट तो सेम ही थी और जो समय है वो 1 वर्ष था, उसको 3 गुना करेंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। और जो दर थी 15% उसको 3 से भाग दे देंगे तो 5% हो जाएगी। तो देख लीजिए ये स्टेटमेंट भी इसके इक्वल आ गई, यानी कि ये भी बराबर है इसके। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि 6 महीने अर्धवार्षिक 6 मई है ना, तो टाइम को दुगना और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा करना है, और 4 महीने तो इसको टाइम को 3 गुना और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3/3 भाग करना है, यानी 3 से भाग देना है। और अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड जो कथन दिया गया हमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें 3 महीने हैं। तो अब देखिए साल में 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अब हम 4-4 मंथ्स का यदि ग्रुप बनाते हैं तो कितने, 3-3 मंथ्स के यदि ग्रुप बनाते हैं तो कितने ग्रुप बनते हैं? 4 ग्रुप बनेंगे। जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक ग्रुप, अप्रैल मई जून दूसरा ग्रुप, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा ग्रुप, और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी चौथा ग्रुप, यानी 4 ग्रुप बनते हैं। तो इस कंडीशन हम क्या करते हैं, समय को 4 गुना करते हैं और जो दर होती है उसको चौथाई कर देते हैं, दर को 4 से भाग दे देते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए 48,000 रुपये ये तो सेम है ही, ये 9 माह है, यदि इसको 4 से गुणा कर देंगे यानी 9 चौक 36 महीने हो जाएंगे। तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने हो गए और 3 साल में 36 महीने हो गए, यानी 3 वर्ष आ गया। तो देखिए 3 वर्ष ही दिया गया था और 20% है, इसका चौथाई करेंगे 4 से भाग देंगे यानी 5% आ जाएगी, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है ना, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट बराबर हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट गलती होगी, फिर भी देख लेते हैं। 48,000 रुपये पर 1 वर्ष 15% की दर से 16 महीने के हिसाब से, यानी कि 6 माही। हमने ऊपर भी देखा है 6 माही के लिए क्या कंडीशन होती है, समय को 2 गुना कर देते हैं, समय को 2 गुना कर देते हैं और जो दर है उसको आधा कर देते हैं, दर को आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो देखिए 48,000 रुपये ये तो सेम है, लेकिन समय 1 वर्ष यहाँ पर। अब 1 वर्ष को 2 गुना करोगे तो 2 वर्ष होगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। और जो दर है 15% है, उसको आधा करोगे यानी कि 7.5%, वो भी इसके इक्वल नहीं है। यानी कि यही हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन हमें ये अपने को फॉर्मूला लगा के ज्ञात नहीं करना है कितना ब्याज आएगा या कितना मिश्रण जाएगा, हमें सिर्फ स्टेटमेंट्स पूछी गई कौन सी सही है कौन सी गलत है। और मेन आपको यही ध्यान रखना है 6 महीने 4 महीने 3 महीने के लिए स्टेटमेंट क्या होती है, यानी अर्धवार्षिक ब्याज दर हो तो क्या करते हैं, समय को 2 गुना और दर को आधा। ये 3t r/3 और 4t r/4 और ये 2t r/2। तो इस तरह से हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक है, ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो रीट 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है, जो कि हमने अभी पिछली क्लास में ही प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को खत्म किया है। तो और 2012 के अंदर रीट 2012 पेपर है, इसमें 4-5 क्वेश्चन और भी हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वो आप खुद ही उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद करने वाले क्वेश्चन में समझने वाला कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल क्वेश्चन थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति एक्स है 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेच देते हैं।
वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। तो हमने ये एक फॉर्मूला देखा था, तो इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। हमें क्या दिया हुआ है, कोई व्यक्ति एक्स है, वो 100 रुपए की साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेचता है। यानी जो एक्स है उसने तो वो साड़ी 100 रुपए में खरीदी थी ना, जो एक्स है जो खरीदने वाली मतलब कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 100 रुपये है। जब एक्स ने खरीदी थी तो वो 100 रुपये की साड़ी थी और उसके बाद में साड़ी को उसने 10% के लाभ पर वाई को बेच दिया। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो यहाँ सीपी है, सीपी की वैल्यू कितनी है 100 और मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि 10% लाभ है, लाभ के लिए प्लस यूज करेंगे और 10 है 100 प्लस 10 आ जाएगा। यदि हानि होती है तो -10 कर देते, जैसे नेक्स्ट में है। तो 10% लाभ है यानी 100 प्लस 10 बटे 100। तो इसे सोल्व करते हैं तो 100 प्लस 10 110 बटे 100, इस 100 से 100 ये कैंसिल यानी 110 रुपये। कहने का मतलब है कि एक्स ने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर वाई को 110 रुपये में बेच दी। एक्स ने बेची है वाई को 110 रुपये में, तो वाई ने कितने में खरीद ली, खरीदने मतलब कॉस्ट प्राइस 110 रुपये में। ऑब्वियस बात है, आप थोड़ा सोच कर देखिए कि एक्स ने 110 में बेची है और वाई ने खरीदी है, तो वाई ने खरीदी कितने में है 110 में। एक्स का तो ये सेलिंग प्राइस है लेकिन वाई का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब वाई ने उसी साड़ी को, ये जो साड़ी है 110 रुपये की, उसी साड़ी को 10% की हानि से जेड को बेचता है। तो वापस वही फॉर्मूला यूज होगा, बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है कितने में बेच रहा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 110 रुपये और मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, तो हानि है तो माइनस यूज करूंगा मैं, हानि है तो माइनस, और कितने की है 10% हानि है तो -10 बटे 100। तो देखिए 100 में से 10 गया 90 बटे 100, सोल्व करते हैं 110 मल्टीप्लाई 90 बाय 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 निमे 99 रुपये। तो यानी कि वाई ने उस साड़ी को जेड को 99 रुपये में बेचा है, तो अब जेड ने खरीदी कितने में है 99 रुपये में। और यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि जेड ने उस साड़ी को कितने रुपये में खरीदा है, तो 99 रुपये आंसर आ जाएगा कि जो जेड है उसने उस साड़ी को 99 रुपये में खरीदा है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को मैं। कोई व्यक्ति एक्स 100 रुपये की साड़ी को 10% के लाभ पर वाई को बेच देता है, यानी कि एक्स ने वो खरीदी 100 रुपये में और बेच रहा है 10% लाभ पर। तो एक्स का तो ये सेलिंग प्राइस है क्योंकि ये बेच रहा है और वाई खरीद रहा है, तो ये सेम इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वाई का। तो वाई ने 110 रुपये में वो वस्तु खरीद ली, अब वाई भी आके जेड को बेच रहा है, तो वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे करते हुए। जो 99 है तो वाई ने तो जेड को 99 रुपये बेच दी, लेकिन जेड ने 99 रुपये में वाई से खरीदी है और यही पूछा गया हमसे जेड उस साड़ी को कितने रुपये में खरीदता है, तो वो 99 रुपये में खरीदता है। तो ये हमारा आंसर है। और आज की क्लास में हमने 2012 का रीट का पेपर पूरा सोल्व आउट कर लिया है और ये हमारी दूसरी क्लास थी, मतलब कि 2 पार्ट में हमने पूरा किया है इसको। पहला पार्ट देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। तो ये 2 पार्ट में ये पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर हमने एक्सप्लेन किया है 2012 का, और आगे नेक्स्ट क्लासों में कोई 2011 का पेपर जो हुआ था वो भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम पटवारी प्रीवियस जो होता है, 2 एग्जाम होते थे पहले, पटवारी प्री और पटवारी मेंस, उनके पेपर को भी हम सोल्व आउट करेंगे। मैथ्स का जो पार्ट है सिर्फ उसे सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस जो वीडियोस का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।